लॉर्ड्स में काफ़ी सारे इंडियन फैन्स इसलिए उतरे थे क्योंकि उन्हें कहीं लग रहा था कि रोहित शर्मा अपना आखिरी मैच खेलने आने वाले हैं। पर जिस तरह से वो खेले, बहुत ज़्यादा श्योरिटी से कहा जा सकता है कि इसके बाद बीसीसीआई के अंदर के बैठे लोग कुछ मर्ज़ी कर लें, पर वो शायद रोहित शर्मा के करियर को ऐसे एंड नहीं कर पाएँगे। बहुत सारी चीज़ें थी, पूरी सीरीज़ में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, पर 3 मेजर रीज़न्स जिसके चलते हम इस सीरीज़ को हारे, उन्हें हाइलाइट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट था टीम सिलेक्शन। आप क्लियरली देखें, पहले मैच में लीम डॉसन ने एक बहुत प्यारा 50 स्कोर किया और उसके चलते शायद इंग्लैंड जीत भी सकता था, पर इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि उनकी बॉलिंग में उतना पैनापन नहीं है, इसलिए उसके बाद उन्होंने पेसर्स खिलाए और थोड़ा-सा बैटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। वहीं पे इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने सेकंड मैच में भी, जबकि देखा कि पहले मैच में हम 107 पे 6 आउट करने के बाद भी विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, उसके बाद भी सुंदर और दुबे को खिलाया जिन्होंने ना तो बैटिंग में कुछ कंट्रीब्यूट किया और बॉलिंग में भी 125 पे 5 करवाने के बाद हम इंग्लैंड को कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद हमने ओवर करेक्शन कर दिया थर्ड में, जहाँ पे हमने 4 पेसर्स खिलाए। देखो लॉर्ड्स में डिफरेंस क्या है? लॉर्ड्स में एक स्लोप आती है, एक डायगोनल स्लोप है जो एक एंड से दूसरे एंड तक डिफरेंस क्रिएट करती है 2.5 मीटर्स का, व्हिच इज़ 8.2 फीट। मतलब एक इंसान से भी जितने एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की हाइट होती है, उससे भी ज़्यादा की स्लोप है। इसका मतलब आप इस तरह की स्लोप के ऊपर ऐसे भाग रहे हैं, जो इतना आसान नहीं होता। इसके कारण काफ़ी नए यंगस्टर्स डाउन द लेग साइड वाली गलती करते हैं और हमने देखा कि प्रिंस यादव हो गए, गुरनूर हो गए, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में कुलदीप यादव आपके पास थे, जो कि इस टाइम पे भी शायद वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट रिस्ट स्पिनर्स होंगे। पिछले 2 सालों में इंडिया ने 103 मैचेस खेले हैं जब से गौतम गंभीर कोच बने और तब से कुलदीप यादव ने सिर्फ 39 मैचेस उनमें से खेले हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हम उनकी तरफ अब नहीं देखना चाहते? और इस तरह की पिच जो कि लॉर्ड्स के एक ड्राई सरफेस था, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लोप का बहुत मेजर रोल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे इवन जेकब बेथल जैसा पार्ट टाइमर इंडिया का पूरा मोमेंटम सक कर गया। वहाँ पे हम वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट रिस्ट स्पिनर को बेंच पे बैठते हुए इंडिया के लिए देख रहे थे। और बहुत चीज़ें हैं, ईशान किशन ऑल ओवर द प्लेस हैं। उन्होंने क्लियरली पूरे तौर पे दिखाया कि वो इन तरह की पिचेज़ और ग्राउंड के लिए कस्टम नहीं हो पा रहे हैं, रन्स नहीं आ रहे हैं, तब भी उन्हें उनके साथ परसिस्ट किया गया, जो कि मुझे नहीं लगता कि स्क्वाड के चलते कोई और ऑप्शन बनती भी थी। पर आपने बैटिंग ऑर्डर में इन फॉर्म अक्षर और श्रेयस अय्यर को उनके बाद भेज के वो मोमेंटम भी खत्म किया। तो ओवरऑल टीम किस तरह से स्ट्रक्चर्ड थी, किस तरह से सिलेक्ट हुई, किसी को समझ नहीं आया। सेकंड मेजर प्रॉब्लम है, वो है कि अब हमारे करंट बॉलिंग अटैक में कोई भी विकेट टेकिंग ऑप्शन ज़्यादा दिखती ही नहीं है। एक बार जसप्रीत बुमराह इस लाइनअप से बाहर हो जाते हैं, हम एक ठंडी टीम की तरह सामने आते हैं। आप क्लियरली देखें, पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा ओडीआई विकेट्स लेने वाले बॉलर्स कुलदीप यादव, सिराज और मोहम्मद शमी हैं। तीनों ओडीआई सेटअप के आस-पास भी नहीं है। उसके बाद रवींद्र जडेजा आज भी मेरे हिसाब से वाशिंगटन सुंदर से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो हमने इस तरह के बॉलर्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया, उनकी जगह हम कौन लेके आए हैं? प्रिंस यादव, गुरनूर बुराड़, वाशिंगटन सुंदर, जो कि उस हिसाब से कंसिस्टेंटली नहीं दिखा रहे हैं। कुछ पॉजिटिव्स हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह से न्यू बॉल में एज़ एन एनफोर्सर का काम किया, वो एक काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग था, पर मुझे लगता है कि अब एक टाइम आ गया है, जहाँ पे अर्शदीप को एक लंबे ब्रेक की ज़रूरत है। क्लियरली दिख रहा है कि पिछले 8-9 महीनों से जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो इंस्पायरिंग नहीं है। वो दिख रहा है कि वर्कलोड मैनेजमेंट शायद उन्हें सबसे ज़्यादा अब तंग कर रहा है। उन्हें अब वो एक ब्रेक की एक थोड़ा-सा ऑफ लेने की ज़रूरत है। लॉर्ड्स में थोड़ा-सा स्पॉन्जी बाउंस था। न्यू बॉल के साथ बैक ऑफ द लेंथ बॉल्स पे आपने देखा कि इंग्लैंड किस तरह से तंग हो रहा था। वहाँ पे अर्शदीप फ्लोटर्स कर रहे थे, स्विंग की कोशिश कर रहे थे और जो कि ज़्यादा कामयाब हो नहीं पाया। बहुत सारी चीज़ें हैं बॉलिंग में और बहुत सारी गलतियाँ हैं, जिन्हें अगर हम हाइलाइट करने जाएँगे तो शायद ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगा। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे अभी भी बेस्ट ओडीआई बैटर्स 38 और 39 के रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। जी हाँ, शुभमन गिल ने ग्लिम्पसेस शो किए हैं, पर अगर इसी तरह की फ़िटनेस के साथ वो खेलते रहेंगे, तो चीज़ें कंसर्निंग होंगी। पहले मैच में भी बड़े क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वो क्रैम्प से चलते बाहर गए और इस मैच में भी जब लगा थोड़ा-सा मोमेंटम उनका बन सकता है, तो वो पूरी तरह क्रैम्प अप हो गया और बीच में मोमेंटम जाना शुरू हुआ। अब क्लियरली देखें,
कि अगर एक 27 साल का फिट कप्तान 70-75 रन के बाद ही बार-बार क्रैम्प अप हो रहा है, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि लॉर्ड्स में इस मैच में 25 डिग्री के आसपास की गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी ऐसा कुछ भी नहीं था, जो कि शायद एडजबैस्टन में फिर भी थी। ऐसे में अगर आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की इंटरनल रिपोर्ट की भी बात करें, तो शुभमन गिल के बैक इश्यूज़ भी बहुत सीरियस हैं और उसके चलते ही उन्हें ये सभी प्रॉब्लम्स का थोड़ा-सा कंसर्न आता है। वहाँ पे अगर हम मैच को कंस्ट्रक्ट करें, तो 31 ओवर्स में हम 206 पे 1 थे और हमें वहाँ पे 182 रन्स इन 19 ओवर्स चाहिए थे। उसके बाद नो डाउट विराट कोहली फँसे। उन्होंने 28 गेंदों में 22 रन मारे, पर हमें ये भी समझना होगा कि उस टाइम पे 35 ओवरों के बाद एक ही बॉल रह जाती है, तो बॉल ग्रिप करती है, स्पिन करती है, उतना ईज़ी मारना नहीं होता। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से ज़्यादा क्रिटिकल फ़ेज़ था, जब हम 8 ओवरों में सिर्फ़ 90 के आसपास के चेज़ पे रह गए थे। 93 रन चाहिए थे 8 ओवर्स में, वहाँ पे अगर ईशान किशन आधा भी कर पाते जो जॉस बटलर ने किया था, 13 बॉल 20 की इनिंग्स में दे जाते तो एक मोमेंटम मिल जाता और उन्होंने बिल्कुल ऐसा खेला, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर को भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और इवन सैम करन के अगेंस्ट वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड हुए, जिसके चलते श्रेयस अय्यर जो कि आके एकदम से मारना नहीं शुरू होते, थोड़ा टाइम लेते हैं, उन्हें भी टाइम नहीं मिला। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी इंडियन बैटिंग लाइनअप में नहीं है अभी भी, जहाँ पे हम 8 ओवरों में 90 रन, जो कि आईपीएल में 5-5 ओवरों में भी चेज़ होते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। और वहाँ पे आप क्लियरली देखें कि बीच में उन 8 ओवरों के बाद अगले 4 ओवर आपके पार्ट टाइमर ने और एक फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन सैम करन ने किए थे। उन 4 ओवरों में 24 रन आए और 3 विकेट्स आउट हुए। ऐसे में 128 किलोमीटर्स पर की जो बॉल थी, उससे कम पे रोहित शर्मा ने 22 गेंदों में 39 रन मारे और बाकी टीम ने मिल के 28 गेंदों में 28 रन मारे और 3 विकेट्स भी खोए। तो चेंज ऑफ पेस, स्पिन, इनके अगेंस्ट हम इनोवेशन नहीं देख रहे हैं यंगस्टर्स से, रिवर्स स्वीप हो गए, कोई और चीज़ें हो गई, वो नहीं दिख रही और इसी फेज़ में रूट और जॉस बटलर ने दिखाया कि वो किस तरह से इनोवेट करना जानते हैं। इंडियन क्रिकेट अभी भी जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और रोहित शर्मा की ही आसपास घूम रही है। ऐसे में क्या हम सिराज, मोहम्मद शमी, कुलदीप इन स्टार्स को बेंच पे बैठते हुए देख सकते हैं? क्या हम बार-बार यही गलतियाँ दोहराते रहेंगे? इस पूरी टूर्नामेंट, इस पूरे के पूरे ट्रिप पे हम तीनों के तीनों सीरीज़ हारे और अगर हम ओडीआईज़ की बात करें, शुभमन गिल के अंडर हम 4 ओडीआई सीरीज़ खेले हैं, जिसमें हम 1 ही जीते हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट था। हम ऑस्ट्रेलिया गए, उनकी बी टीम से हम हार के आए। उसके बाद घर में हम न्यूज़ीलैंड की सी टीम से हारे और यहाँ पे अब हम इंग्लैंड में भी एक 8th रैंक्ड ओडीआई टीम, जी हाँ, 8th रैंक्ड ओडीआई टीम से हार गए। ऐसे में जहाँ टी20 का अब बट्टा गोल दिख रहा है, टेस्ट में तो हमारी अब कोई बात ही नहीं करता, वहाँ पे ओडीआई क्रिकेट जो कि एक बैंक था, वो भी थोड़ा-सा हिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में ऑब्वियसली सवालिया निशान मैनेजमेंट पे भी आएँगे, सिलेक्शन पे भी आएँगे, सब पे आएँगे, पर एज़ अ फैन पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया की हार पे ऐसा कुछ सरप्राइज़ नहीं हो रहा। ऐसा लग नहीं रहा कि हाँ, ये कोई बहुत शॉकिंग था, ये कुछ ऐसा था। एक पैटर्न बनता जा रहा है और शायद अब इंडियन फैन भी उस डिजेक्टेड मोड में जाता जा रहा है। ऐसे में बीसीसीआई के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि क्या वो इस स्लाइड को कंटिन्यू होने देंगे या फिर से फैन्स का जो जा चुका कॉन्फिडेंस है, उसे जीतने की कोशिश करेंगे। आपका इन सब के बारे में क्या मानना है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताएँ, क्योंकि कुछ समझ सा नहीं आया, क्लियरली दिखा नहीं कि हम एक स्टेबल बॉलिंग यूनिट से इस तरह से रूकीज़ की टीम कैसे बन गए और अभी भी अगर हमारे 2 बेस्ट बैटर्स रोको हैं, तो हम उनके रिटायरमेंट की बात भी कैसे कर लेते हैं? धन्यवाद।